श्रोताओं, 15 नवंबर से 26 जनवरी 2024 तक 60 दिवसीय विकसित भारत संकल्प यात्रा आरंभ हुई है और इस यात्रा के माध्यम से हम एक संकल्प लेंगे सन 2047 तक भारत को विकसित बनाने का। आज इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं डॉक्टर संतोष आशीष, जो कि सहायक निदेशक हैं, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर संतोष आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है, उसमें सरकार द्वारा जितनी भी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो या फिर शहरी क्षेत्रों के लिए, बहुत हद तक वो योजनाएं आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही हैं किसी हद तक, तो उन्हें हर आदमी तक पहुंचाया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। निश्चित तौर पर भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प है वो इसी के माध्यम से हम पूरा कर सकते हैं कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आम व्यक्ति तक पहुंचे, आम व्यक्ति उसका लाभ उठा सके और जो वंचित वर्ग है उसको इन योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। यदि हम केंद्रीय संचार ब्यूरो की बात करें तो वो किस तरह से इस पूरे अभियान को, इस यात्रा को मदद कर रहा है? पहले मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी आपको रूपरेखा बता दूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 3 चरणों में चलाई जा रही है। पहला चरण इसका जनजातीय क्षेत्रों में था, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर को, जैसा आपने बताया, की गई। और 15 नवंबर इसलिए रखा गया क्योंकि उस दिन बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है, जो कि जनजातीय क्षेत्रों के लोगों द्वारा उन्हें देवता का स्वरूप, उनका स्थान दिया जाता है। तो उसी दिवस को ध्यान में रखते हुए उस दिन इसकी शुरुआत की गई। भारत भर के जितने भी जनजातीय क्षेत्रों में है, वहाँ पर इस संबंध में वैन चलाई जा रही है। दूसरा अभियान जो हमारा शुरू हुआ वो है ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित, और जो तीसरा चरण है वो है शहरी क्षेत्रों से संबंधित। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जिनमें जो वैन चलाई जा रही हैं, उसमें हमारे भारत भर के जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, सभी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में निश्चित रूप से जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए, जिसका शुभारंभ अभी 28 नवंबर को किया गया है, इसके थ्रू किया जा रहा है। और साथ ही केंद्रीय संचार ब्यूरो, जिसकी आप बात कर रहे हैं, केंद्रीय संचार ब्यूरो जितना भी प्रचार सामग्री है, जितनी भी योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री है, उन्हें उपलब्ध करा रहा है। इसके अतिरिक्त जो वैन बनवाई गई है, वो वैन बनवाने का कार्य भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ही किया गया है। शहरी क्षेत्रों संबंधी कार्य, उसके अतिरिक्त जितनी भी चरण है, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, उनसे संबंधित वैन का निर्माण भी सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ही किया गया है। साथ ही हमारे जितने भी प्रत्येक जिले में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जो कि संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त रूप में उसका प्रचार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसका लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को उसकी जानकारी दे रहे हैं। और जो राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ भारत सरकार के द्वारा ही नहीं किया जा रहा है, राज्य सरकार के लगभग 17 विभाग इसमें शामिल हैं, जो कि विभिन्न योजनाओं को लेकर साथ उपस्थित होते हैं। और तो उन सभी विभागों को साथ लेकर केंद्रीय संचार ब्यूरो अपना कार्य पूरा कर रहा है। जी, अब हम कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। वो कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जिनके बारे में आम व्यक्ति को जागरूक किए जाने का प्रयास इस यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है? सरकार ने ऐसी योजनाएं मुख्य रूप से ली हैं जो कि एक आज का वर्ग, जैसे बेरोजगार, अगर आप कहें बेरोजगार युवा वर्ग जो है, उनके लिए है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे पारंपरिक श्रमिक हैं या पारंपरिक मजदूर हैं, उनके लिए सरकार उनको पहले तो निःशुल्क उनको प्रशिक्षण देती है और उसके अतिरिक्त उन्हें उस कार्य से संबंधित टूल किट भी देती है। और ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए प्रति दिन उनको दैनिक भत्ता देने का भी प्रावधान है, जिससे कि जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे युवा वर्ग, वो अपना दैनिक कार्य भी पूरा कर सकें। उसके साथ ही हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भी इसी प्रकार 4 महीने का एक प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है युवा वर्ग को, जिस क्षेत्र में वो अपनी रुचि रखते हैं उस क्षेत्र से संबंधित। और उसके पश्चात उन्हें अपना रोजगार या फिर अपना किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रोजगार उपलब्ध कराती है और साथ ही ऋण भी उपलब्ध कराती है, जो कि काफी किस्तों में उपलब्ध होता है और बहुत आसान किस्तों में उपलब्ध होता है। महिला सुकन्या समृद्धि योजना है, उसके अलावा डाक विभाग इसमें है, स्वास्थ्य विभाग हमारे साथ इसमें जुड़ा हुआ है, कृषि विभाग जुड़ा हुआ है, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना किसानों को दी जाती है। अभी
अभी एक नई योजना सरकार ने शुरू की है जिसमें ड्रोन के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण के दौरान ड्रोन का वितरण किया जा रहा है, जिससे कि खेतों में दवाइयों का, कीटनाशकों का और उर्वरकों का छिड़काव आसानी से और बहुत कम समय में किया जा सकता है और बहुत उचित रूप में किया जा सकता है। तो ड्रोन का वितरण भी किया जा रहा है। आपने अगर देखा होगा आजकल जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा रहा है और इस कार्य के लिए महिलाओं को 15 दिन का प्रशिक्षण भी सरकार के द्वारा निःशुल्क रूप में दिया जा रहा है। तो ये एक उपलब्धि है हमारे भारत सरकार के लिए जो कि विकास के में निश्चित रूप से सहयोग करेगी। मत्स्य विभाग हमारे इसमें है, आजकल मछली पालन काफी अच्छे उसमें चल रहा है, तो उसके लिए भी सरकार प्रशिक्षण भी देती है और रोजगार भी उपलब्ध कराती है। बाल विकास विभाग इसमें हमारे साथ है और इसके अतिरिक्त महिलाओं से संबंधित उज्ज्वला योजना है जिसको लेकर सरकार ने काफी महिलाओं को, जिनके पास चूल्हा जिसमें काम चल रहा था जिससे कि उनको धुएं से परेशानी होती थी, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती थी, तो महिला उज्ज्वला योजना उसमें चल रही है। इसके अतिरिक्त उन्हें भी, महिलाओं के लिए भी फ्री उन्हें सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जा रही है अगर जिनको लेना है। फ्री आटा चक्की उन्हें दी जा रही है। लाडली बहना योजना एक है, नारी सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को काफी सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। कुल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, 2,000 3 किस्तों में उनको उपलब्ध कराई जाती है। आंगनबाड़ी लाभार्थी योजनाएं हैं। इस प्रकार लगभग 17 विभागों, जैसा मैंने पहले भी कहा, 17 विभागों से संबंधित योजनाएं सरकार लेकर आई है। जी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, यदि इनका क्रियान्वयन ठीक से हो और प्रत्येक लाभार्थी तक ये पहुंचे तो हम विकसित भारत का जो सपना है सरकार का और हर भारतीय का, उसको पूरा कर सकते हैं। अब जानना चाहेंगे कि केंद्रीय संचार ब्यूरो ये जो देहरादून में आपका कार्यालय है जी, ये किस तरह से सक्रिय रूप से इसमें भाग ले रहा है? केंद्रीय संचार ब्यूरो निश्चित रूप से अकेले नहीं कर रहा है, उसके साथ में आपका आकाशवाणी और दूरदर्शन भी और पत्र सूचना ब्यूरो, चूंकि ये चारों विभाग सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय हैं, तो मिश्रित रूप से मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं और इन सभी के सहयोग से हमने नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं सभी जिलों में, जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो कार्यक्रमों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। जो वैन संचालित हो रही हैं वो उचित रूप से कार्य कर रही हैं कि नहीं, इस बात का ध्यान रख रहे हैं। उनका सही समय पर उनका क्रियान्वयन हो पा रहा है या नहीं, इस बात का ध्यान रख रही हैं। प्रचार सामग्री उनको वितरित करवाने का कार्य भी केंद्रीय संचार ब्यूरो कर रहा है। तो ये प्रचार सामग्री किस रूप में है? प्रचार सामग्री जिसमें कैलेंडर्स हैं, एक सिंगल पेज के कैलेंडर्स हैं और उसके अतिरिक्त ब्रोशर्स हैं छोटे, जिसमें सरकारी योजनाओं के बारे में दर्शाया गया है कि आप कहां से किस प्रकार से किसी योजना का लाभ ले सकते हैं, और कुछ छोटी छोटी पॉकेट बुकलेट्स हैं जिनमें भी सरकारी योजनाओं के बारे में दर्शाया गया है, उनको वितरित किया जा रहा है। जी, सोशल मीडिया की क्या भूमिका इसमें हो सकती है? बिल्कुल, सोशल मीडिया की भूमिका चल रही है। हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा सभी पर जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन्हें भी दिखा रहे हैं और उसके अतिरिक्त जितने हमारे लाभार्थी हैं विभिन्न योजनाओं से संबंधित, उन्हें भी हम लेकर आ रहे हैं ताकि वो बताते हैं कि हमने इस योजना का लाभ किस प्रकार लिया, ताकि अन्य लोग भी उससे प्रेरणा ले सकें और उस योजना का लाभ लें। और उसके अतिरिक्त हम जो योजनाएं हैं उनको भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं ताकि जो भी युवा वर्ग, तो आजकल आप जानते हैं बच्चे भी सोशल मीडिया से काफी इम्प्रेस रहते हैं और उस पर देखते हैं, तो उनका वो लाभ ले सकें। उत्तराखंड बाय डिफॉल्ट जैविक प्रदेश है। यहाँ पर मोटे अनाजों की खेती होती है और मोटे अनाजों को काफी लोकप्रियता मिली है। तो यदि हम G20 की बैठकों के बाद की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के जो मोटे अनाज है उससे बनाए गए जो व्यंजन है उनको ख्याति मिली है। तो मोटे अनाजों का प्रचार प्रसार किस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि यदि उत्तराखंड आर्थिक रूप से समृद्ध होगा तो जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसमें बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मोटे अनाज, जैसा मैंने आपको बताया, महिलाओं के लिए काफी योजनाएं सरकार लेकर आई है। किसान सम्मान निधि योजना भी लेकर आई है सरकार किसानों के लिए, और उत्तराखंड में खासकर सरकार का ये मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ का स्थानीय जो अनाज है, मोटा अनाज जिसे हम लोग यहाँ से कहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वो हमारे स्वास्थ्य वर्धक भी है और अनाजों की अपेक्षा अगर हम बात करें तो मोटा अनाज काफी स्वास्थ्य वर्धक है। और अभी तो सर्दियों के दिन है तो अगर हम उसको तुलना करें तो वो काफी मददगार होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो उनको भी मोटिवेट करने के लिए, लोगों को उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसका भी प्रचार किया जा रहा है। और साथ ही प्रत्येक जगह पर जहाँ भी कार्यक्रम इस तरह के आयोजित किए जा रहे हैं वहाँ पर मोटे अनाजों की विशेष रूप से स्टॉल लगाए जा रहे हैं ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सकें और उसको प्रचारित प्रसारित कर सकें। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर भी हम लोग मोटे अनाज को प्रचारित कर रहे हैं। विगत 4-5 वर्षों में उत्तराखंड में बहुत कुछ अवसंरचनात्मक कार्य हुए हैं। यहाँ पे ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा है। केदारनाथ में जो
आपदा आई थी उसके बाद काफी कुछ निर्माण कार्य हुए हैं और आध्यात्मिक रूप से उत्तराखंड पहले से ही समृद्ध रहा है, लेकिन अब जो संरचनाएं यहाँ पर तैयार हो रही हैं तो पर्यटन को एक नई छलांग मिल सकती है। तो आपका क्या मानना है कि यदि हम इसको पर्यटन प्रदेश के रूप में प्रचारित प्रसारित करते हैं और अतिथियों के लिए उस तरह का, क्योंकि हेल्थ और वेलनेस का एक बहुत बड़ा सेंटर उत्तराखंड है, जी तो हम विकसित भारत की ओर तेजी से कदम रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। आपने खुद ही बताया कि उत्तराखंड पर्यटन की स्थिति में बहुत सुदृढ़ है, उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य की स्थिति से भी बहुत सुदृढ़ है, क्योंकि जैविक है और साथ ही यहाँ का पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही जैसा कि सरकार खुद भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि उत्तराखंड में सभी प्रकार की सुविधाएं हों। जगह जगह अब हमारे हवाई अड्डे भी निर्मित हो रहे हैं ताकि बाहर से आने वाले पर्यटक आसानी से यहाँ तक पहुँच सकें और यहाँ की खूबसूरत वादियां और यहाँ के स्वास्थ्यवर्धक जलवायु और पर्यावरण का लाभ ले सकें। निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत आपको विचार व्यक्त करूं, तो उत्तराखंड जलवायु और पर्यावरण के तौर पर एक बहुत अहम भूमिका निभाता है भारत को विकास की ओर देखने में। प्रधानमंत्री जी स्वयं कई बार कह चुके हैं कि इस सदी का जो तीसरा दशक है, जो दशक चल रहा है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। तो इस दृष्टि से यदि उत्तराखंड का आम व्यक्ति संकल्प ले कि वो विकसित भारत की ओर बढ़ते भारत के कदम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो हम 2047 तक निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें हम लोग संकल्प भी दिलवा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हम 10 बातें कहते हैं तो 2 तो हर व्यक्ति के जहन में उतरती ही हैं। हर व्यक्ति इस बारे में अग्रसर है कि नहीं, हमें अपने देश को विकसित बनाना है और इसे स्वच्छ रखना है, क्योंकि स्वच्छता भी हमारे देश को विकास की ओर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो निश्चित तौर पर ये केवल भारत सरकार की संकल्पना नहीं है, बल्कि ये आम आदमी का संकल्प होना चाहिए, उसका सपना होना चाहिए और उसका भरपूर योगदान देश को आगे ले जाने में होना चाहिए। डॉक्टर संतोष आशीष, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।